वेलकम स्टूडेंट्स। वर्ल्ड ज्योग्राफी के एक और सेशन में आपका स्वागत है। वायुमंडल चैप्टर को हम लोग कवर कर रहे थे और इसका ये आज पार्ट 4 वीडियो होगा और इसमें हम समस्त वायुमंडल के क्वेश्चन कवर कर लेंगे आज। और 100 क्वेश्चन तक हम पहले कर चुके थे और आज ये 101 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, चिनूक हवाएं रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर नीचे की ओर उतरती हैं, उनका तापमान किस दर से बढ़ता है। चिनूक हवाओं को हम आइस हीटर या आइस हीटर भी कहा जाता है इनको पवनों को। और ये इनका जो तापमान होता है शुष्क मृदोष्म दर से ही आगे बढ़ता है, जिससे ये वहाँ की जो प्रेरी घास का मैदान होता है उसके ऊपर जो जमी हुई बर्फ को पिघला देती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में उरुग्वे की ओर प्रचंड वेग से बहने वाली ठंडी हवा को क्या कहा जाता है। तो इसको पैम्पीरो या पैम्परो कहा जाता है। ओके, पंपास घास का मैदान भी आपने सुना होगा, ये अर्जेंटीना में ही पाया जाता है। बड़े बड़े मैदान होते हैं, घास के मैदान। जेट धाराएं निम्नलिखित में किसके स्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जेट धाराएं आप जानते हैं क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में बहुत ही ज्यादा तीव्र गति से बहने वाली पश्चिम से पूर्व की ओर, सामान्यतः इनकी दशा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है और भारत में भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, भारत के मानसून पर भी। ठीक है, तो इनका क्या होता है, ये उच्च संवेग दर, उच्च ऊष्मा और उच्च आर्द्रता के साथ बहती हैं। तो ये सभी सभी इसकी विशेषता होती हैं। ठीक है, वायु राशियों का एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने वाला प्रवाह क्या कहलाता है। ठीक है, तो वायु राशियों को जो एक विपरीत दिशा में होने वाले प्रवाह को हम लोग अपसरण कहते हैं। ठीक है, वायु राशि मैं पहले समझा चुका हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है, 105 है, रॉस आइस शेल्फ किसका भाग है। आपने रॉस सागर का नाम सुना होगा। रॉस सागर, रॉस सागर आपका मुख्यतः कहाँ पे है, मुख्यतः का मतलब कहाँ है, अटलांटिक महासागर में स्थित है। एक आइस की बहुत मोटी परत है, बहुत मोटी परत, और समझ लो कि कई किलोमीटर में फैली हुई है। मतलब आप मान के चलो एक यूपी के क्षेत्रफल के बराबर एरिया में फैली हुई है। तो ये कहाँ पर है, अटलांटिक या दक्षिणी ध्रुवीय प्रदेश में स्थित है। ओके, कोरियोलिसिस बल किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो ये तो आप जानते हैं, कोरियोलिसिस जल उत्पन्न होता है, ये पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है और हमें कवर ज़्यादा करना है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए जल्दी जल्दी कवर करके चल रहे हैं। न्यूजीलैंड से उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से उतरने वाली गर्म, शुष्क एवं धूल भरी स्थानीय पवनों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो ये तो इसका आंसर तो नार्वेस्टर हो जाएगा। ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली पवन है। ट्रेमोंटेन ये है आपका उत्तरी इटली में, उत्तरी इटली में चलने वाली पवन होती है। और सांतना होती है आपकी यूएस से, जो बेसिकली कैलिफोर्निया में चलती है। ठीक है, ये सारी पवन क्लियर हो गई। ओके, घाटी समीर कब प्रवाहित होती है। देखिए आपकी चार तरह की दो तरह की आप देखते हैं, एक स्थलीय समीर, ठीक है, समुद्री समीर, चार तरह की। तो मैं दो बोल बैठा, स्थलीय समीर, समुद्री समीर, घाटी समीर, ठीक है, और पर्वतीय समीर। ठीक है, तो यहाँ पर घाटी समीर का जिक्र कर रहा है, मतलब जैसे मान के चलिए ये कोई पर्वत है और ये कोई पर्वत है, तो इसकी ये घाटी हो गई। ठीक है, ऐसे घाटी होती है ना, ये पर्वत, दो पर्वत के बीच में ये घाटी होती है। ठीक है, तो घाटी समीर क्या होती है, घाटी से पर्वत की ओर चलने वाली पवन को घाटी समीर कहते हैं। अगर यही पवन जो है पर्वत से घाटी की ओर चलेगी तो उसे पर्वत समीर कहेंगे। बिल्कुल आप समझ गए, घाटी समीर और पर्वत समीर। होता क्या है कि दिन के समय में ये जो ऊपर वाला एरिया है ना गर्म होता है, ठीक है, और घाटी थोड़ी ठंडी में होती है। ठीक है, तो पवन की दिशा हमेशा जो होती है ठंडी से गर्म की ओर जाती है, क्योंकि गर्म हवा गर्म जो होती है हवा ऊपर की उठती है और उसका स्थान ठंडी वायु लेती है। तो क्या होगा, तो ठंडी हवा क्या होता है, ठंडी दिन में ये ठंडा होता है घाटी, और पर्वत गर्म होता है, तो ये ठंडी ठंडी से गर्म की ओर चलती है। तो क्या हो जाएगा आपका, तो घाटी से पर्वत की ओर चलती है और दिन में चलती है। रात में उल्टा हो जाता है, रात में घाटी गर्म हो जाती है, पर्वत ठंडा हो जाता है। तो रात में उल्टा हो जाता है, तो रात में पर्वत से घाटी की ओर चलती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ ये आ गया होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको उत्तर दिन के समय। ठीक हो गया। नेक्स्ट, जेट धाराओं के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा असत्य है। देखिए इस क्वेश्चन ने मेरे को बहुत परेशान किया, इस क्वेश्चन ने मैं लगभग आधा घंटा में परेशान रहा, और इसका कारण भी आपको बताता हूँ। पहला तो इसको ऑप्शन देख लेते हैं, कौन सा कथन असत्य है। ये क्षोभ सीमा के निकट प्रवाहित होती है, बिल्कुल ठीक है। इनकी गति 30 मीटर प्रति सेकंड से भी अधिक होती है। देखिए जेट स्ट्रीम क्या होती है कि आपके क्षोभ मंडल जो है ना उसके ऊपर एक बहुत ही वायु की मोटी परत होती है जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। इनका जो नामकरण था जब ये द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ना, द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो अमेरिका के जो जेट प्लेन थे उन्होंने
जापान की ओर अटैक करना प्रारंभ किया था, तो वो पश्चिम से पूर्व की ओर आ रहे थे, ठीक है। तो जब इन्होंने उस देखा तो, और पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहे थे ऑब्वियसली, तो उस समय इन्होंने जब देखा तो बहुत ज़्यादा इनको उस हवाओं के मतलब जेट विमानों को बहुत ज़्यादा अवरोध का सामना करना पड़ा। तब से इसका नामकरण जेट स्ट्रीम किया गया। ये भी ठीक है। इनके चारों ओर प्रखर ऊर्ध्वाधर क्षैतिज वायुमंडल कर्तन पाया जाता है, ठीक है। मतलब कहना है कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज ये काटती वायु एक दूसरे को कर्तन बोला जाता है, ये भी ठीक है। अब जिसने मुझे परेशान किया वो है यह प्रवर्ण वायुधारा है। मैं गूगल में ढूंढते ढूंढते मेरे को आधा घंटा हो गया कि प्रवर्ण का मतलब हिंदी में, यह तो प्रवर्ण तो हिंदी है, मतलब सिंपल हिंदी प्रवर्ण को क्या कहते हैं या फिर इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो बड़ी मुश्किल से मेरे को मिला प्रोन इसका मीनिंग, ठीक है। प्रोन मीनिंग मिला। आप भी गूगल में ढूंढी, इतनी आसानी से प्रवर्ण का आपको आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है प्रोन। प्रोन का मतलब होता है नीचे झुका हुआ। और मैंने झुका हुआ सा तात्पर्य यही निकाला है कि इसकी प्रवणता मतलब इसकी जो एफिशिएंसी या वो कहिए वो कम होती है एफिशिएंसी। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी, ठीक है। उत्तरमाला में ये ऑप्शन डी दे रखा, लेकिन मुझे प्रवर्ण का मैं सही मतलब निकाल नहीं पाया था। जो बच्चे हिंदी जिनकी बहुत अच्छी है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाद्वीपीय महाद्वीपीयता के विषय में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए कोटों का सही उत्तर चुनिए, ठीक है। अब पहले तो हमें समझना महाद्वीपीयता क्या होती है। महाद्वीपीयता क्या होता है, किसी महाद्वीप का ना एक मध्य भाग ले लिया जाता है, मध्य भाग, ठीक है। अच्छा, मध्य भाग महाद्वीपीयता का एक गुण होता है। महाद्वीपीयता एक तरह का गुण होता है, और वो गुण इस प्रकार से होता है कि क्या महाद्वीप के चारों मानव समुद्र पाया जाता है, ठीक है, आप जानते हैं। तो उस जगह की जलवायु, जो मान के चलिए ये जगह है, कोई मध्य भाग नहीं, कोई भी भाग हो सकता है महाद्वीप का। एक देखिए, एक आपको बताता हूँ। जैसे मान के चलिए ये अफ्रीका है, ठीक है। ओके, इधर अटलांटिक महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, अफ्रीका हो गया, ठीक है। अफ्रीका का मैंने ये वाला पोर्शन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से समुद्र से जो इसकी दूरी है, इसके अकॉर्डिंग इस जगह का जो जलवायु है वो कितना परिवर्तन होता है, तो उसे कहते हैं महाद्वीपीयता कहते हैं, ठीक है। एक क्षेत्र यहाँ पर है, ठीक है, ये क्षेत्र समुद्र के पास में है और ये थोड़ा दूर है समुद्र से, तो इसकी और इसकी जलवायु में कितना अंतर पाया जाता है, यही महाद्वीपीयता कहते हैं। अब देखिए, महाद्वीपीयता इस ऑप्शन से आप समझ जाएंगे। यह समुद्र से बढ़ती दूरी से घटती है नहीं। देखिए होता क्या है कि आप जितना ज़्यादा समुद्र के पास जाएंगे, आप देखते हैं कि समुद्री इलाका जैसे मुंबई हो गया, गोवा हो गया, यहाँ का तापमान लगभग लगभग सब जगह बराबर रहता है। मतलब हर मौसम में, सर्दियों में ये कहिए, गर्मियों में कहिए, लगभग लगभग एक मतलब समान मौसम रहता है। बहुत ज़्यादा ना तो गर्मी पड़ती है ना ठंड पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, मान के चलिए हम दूर जाते हैं सागर से, तो उतनी ज़्यादा गर्मी भी बढ़ेगी और ठंडी भी पड़ती है, ठीक है। जैसे आप यूपी और गोवा का लगा लीजिए। गोवा में ना तो ज़्यादा ठंडी पड़ेगी ना गर्मी पड़ेगी, लेकिन यूपी में ठंडी भी पड़ेगी और गर्मी भी ज़्यादा पड़ेगी। तो वो सागर से दूरी बढ़ने के साथ महाद्वीपीयता क्या होता है, बढ़ती है। महाद्वीपता मतलब उसके जलवायु में अंतर बहुत बढ़ता है। उम्मीद है मैं सबको समझाने में कामयाब रहूँगा। तो यह समुद्र की बढ़ती दूरी के साथ बढ़ती है, जलवायु परिवर्तन बढ़ता है। इसमें उच्च वार्षिक तापांतर मिलता है, बिल्कुल ठीक है। अब दिल्ली ले लीजिए, समुद्र से दूर है, जितना दूर है तापांतर बहुत ज़्यादा है। आपको कहते हैं जलवायु अलग अलग है, ठीक है। दिन में गर्म होती है, रात को ठंडा हो जाता है। या राजस्थान ले लीजिए, तो ये जो जितनी ज़्यादा दूरी बढ़ने से जलवायु परिवर्तन ज़्यादा होता है, मौसम में परिवर्तन ज़्यादा होता है, उसी को महाद्वीपीयता कहते हैं। तो यही दोनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। तो मैंने थोड़ा समय तो ले लिया, लेकिन उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब ये कोपेन का जलवायु वर्णन एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर माना जाता है। कोपेन ने जलवायु को वर्षा, ठीक है, तापमान और वनस्पति के अकॉर्डिंग बांटा था, ठीक है। और इनके लिए अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाने वाली वर्षा की मात्रा, तापमान और वनस्पति को एक आधार मानकर कई तरह के कोड दिए थे, CSAWG, इस करके कई प्रकार कोड दिए थे उस पर्टिकुलर जलवायु के लिए। तो उन कोडों के अकॉर्डिंग ये पूछा जा रहा है कि CS किस प्रकार की जलवायु है। तो ये CS के लिए जो कोड निर्धारण किया गया, ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र के जलवायु को ये मार्क करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 112 है, टी मापक निम्न में से किसका मापन किया जाता है। तो ये किया जाता है चक्रवातों की शक्तियों का मापन इससे किया जाता है। ओके, नेफोमीटर में निम्न में से किसका मापन किया जाता है, ठीक है। तो नेफोमीटर से जो मुख्यतः नापन किया जाता है, ठीक है, नेफोमीटर बादलों की दिशा और गति का मापन किया जाता है, ठीक है। ओके, BW जलवायु प्रतिनिधित्व करती है। ये फिर से कोपेन का जलवायु वर्गीकरण आ गया है, ठीक है। तो जो BW प्रकार की जलवायु है वो शुष्क प्रकार की जलवायु को मार्क करती है।
निम्न में कौन उच्च बादलों में शामिल नहीं है? तो आपको नाम से लग गया होगा, स्त्री कपासी। ठीक है, स्त्री स्त्री मेघ जो होते हैं कपासी, जो एक आपका कहते हैं रुई के गोले के समान आपको दिखते होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा रंगीन भी यही होते हैं। तो ये उच्च बादलों में शामिल नहीं होते, ये निम्न स्तर पर रहते हैं। ठीक है, ओके। कांगो नदी घाटी में किस प्रकार की जलवायु है? आपको पता है कांगो से भूमध्य रेखा गुजरती है, तो ऑब्वियसली भूमध्य रेखा जलवायु होगी। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो सर्वाधिक मात्रा में पहले नंबर पे तो ऑर्गन है। ठीक है, सेकंड नंबर पे नियॉन आती है, थर्ड नंबर पे हीलियम और चौथे नंबर पे क्रिप्टॉन आती है। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, ऑर्गन, नियॉन, हीलियम, ऑर्गन। आप इसको शॉर्ट ट्रिक भी बना सकते हैं, तो ये इसका क्रम है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑर्गन हो जाएगी। पछुआ पवनों से साल भर वर्षा प्राप्त करने वाला कौन सा प्रदेश है? तो पश्चिमी यूरोप तुल्य प्रदेश पछुआ पवनों से साल भर वर्षा प्राप्त करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 119 है, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के उत्तर दक्षिण स्थानांतरण से संबंधित वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, ये बेसिकली आपका जो मानसून की स्थिति को बता रहा है। अब देखिए मानसून की स्थिति कैसे आप कह सकते हो, मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे हम मान के चलिए जो हमारा जैसे ये प्यारा भारत हो गया, ये अफ्रीका मान लेते हैं। ठीक है, ये इसका मेडागास्कर क्षेत्र हो गया, इधर मैं ऑस्ट्रेलिया मान लेता हूँ। ठीक है, तो जो मानसून की उत्पत्ति होती है पेरू तट से आप जानते हो। ठीक है, यहाँ से मानसून की उत्पत्ति होती है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग से होते हुए या मेडागास्कर टकरा के मानसून इस दिशा में दक्षिण पश्चिम मानसून हमारे भारत में इस तरह से बढ़ जाते हैं। तो ये जो मानसून का जो अंतर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का जो परावर्तन होता है, ठीक है, जो वायु ठंडे से गर्म की ओर बढ़ती है, जिसे मानसून कहते हैं हम लोग, वो एक तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट पे भी जाती है, और ये जो पश्चिमी तट है मेडागास्कर टकराकर, और भारत का जो दक्षिण पूर्व एशिया में, तो यहाँ जाती इस जगह ये बहती है। यहाँ से दो भागों में विभाजित हो जाती है, बंगाल की खाड़ी की ओर और अरब सागर से अदर बस इस ओर प्रवाहित होती है। तो ये तीनों आपको वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र हो जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्यूफोर्ट स्केल पर निम्न में से क्या दर्शाया जाता है? तो ब्यूफोर्ट स्केल पर दर्शाया जाता है पवन की गति को दर्शाया जाता है। निम्न में से किस हवा में चक्रवाती गति का अभाव होता है? तो ये आप जानते हो कि हरिकेन, टॉर्नेडो, टाइफून, ये तो सारे चक्रवात हैं। लेकिन जो पापा गयो है, पापा आप आंसर तो आराम से निकाल लेंगे। जो पापा गयो है, एक सेकंड, जो पापा गयो पवन है ना, ये रुक रुक के चलने वाली एक पवन है। ये बेसिकली पाई जाती है, पापा गयो खाड़ी है। पापा गयो एक खाड़ी है, जो आपने देखा होगा मैक्सिको से के नीचे कोस्टारिका करके देश है। ठीक है, कोस्टारिका करके देश है, ग्वाटेमाला के नीचे कोस्टारिका आता है। जैसे मैं बताता हूँ, ये उत्तरी अमेरिका हो गया। ठीक है, उत्तरी अमेरिका हो गया, यहाँ फिर मैक्सिको स्टार्ट हो जाता है, मैक्सिको के बाद यहाँ पे ग्वाटेमाला, और यहाँ पे कोस्टारिका करके है। तो इसका जो पश्चिमी तट है ना, पश्चिमी भाग में, यहाँ पर है पापागुएयो की खाड़ी। तो यहाँ पर बहने वाली एक रुक रुक के बहने वाली पवन है, ये चक्रवात नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें चक्रवाती गति का अभाव पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर जाएगा पापागुएयो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी ठंडी स्थानीय पवन नहीं है? तो ठंडी मिस्ट्रल पवन ठंडी है, बोरा भी है, बिलजार्ड भी, लेकिन खमसिन जो पवन है अरब प्रायद्वीप और उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्र में बहती है, ये एक बहुत ही धूल भरी और गर्म पवन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अलग स्वभाव वाली वायु राशियों को अलग करने वाली पेटी किस नाम से जानी जाती है? तो मैं आपको कल ही डिस्कशन हुआ था, दो अलग स्वभाव की जो वायु राशि होती है जब आपस में टकराती हैं, तो उसके बीच में एक गैप बन जाता है, जिसे वाताग्र कहा जाता है। ठीक है, तो ये वाताग्र हो जाएगा इसका ऑप्शन आंसर। कहाँ भाग जाता है यार ये? ओके, वाताग्र। क्वेश्चन नंबर 124 है, अल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड के बहने वाली स्थानीय पवन है, बहुत आप जानते हैं अंगूर की खेती के लिए फेमस होती है, फॉन पवन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लीपिंग सिकनेस किस देश में व्याप्त रहती है? स्लीपिंग सिकनेस बेसिकली जो अफ्रीका की कंट्री है ना, अफ्रीका की बेसिकली कंट्री है, मध्य अफ्रीका ये और पूर्वी वाले अफ्रीका का जो भाग है, वहाँ पर एक स्लीपिंग सिकनेस पाई जाती है। उसमें क्या है, एक परजीवी है, इसका नाम है ट्रिप्नोसामा। ठीक है, ट्रिप्नोसामा करके परजीवी है। ठीक है, ट्रिप्नोसामा तो बीमारी का नाम हो गया, ट्रिप्नोसामा गैब्रियंस करके। ठीक है, ट्रिप्नोसामा गैब्रियंस करके परजीवी है, और जो सीसी नाम की मक्खी होती है उसके द्वारा फैलाई जाती है, तो इसी कारण ये स्लीपिंग सिकनेस पाई जाती है। तो ये जो मोजाम्बिक एरिया ना, अफ्रीका का जब निचला भाग है, ठीक है, मेडागास्कर के पास में, वहाँ पर
इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। ओके। सापेक्षिक आर्द्रता को निम्नलिखित में किस ग्राफ पे दिखाया जाता है? तो इसको दिखाया जाता है क्लाइमोग्राफ पे, ठीक है। ओके। सी लायंस क्या है? सी लायंस बेसिकली जैसे आपने समुद्री घोड़ा देखा ना, उस समुद्री घोड़ा जैसा ही एक जीव होता है, ठीक है। इसको मछली तो नहीं कहेंगे, जीव होता है, ठीक है। और जिसका जो मुंह होता है ना वो शेर के समान होता है। शेर सिंह जो होता है ना, जिसके चारों ओर गर्दन के चारों बहुत बड़ा बालों का समूह पाया जाता है, उसी प्रकार से दिखने वाला एक जीव होता है। अब लेकिन ऑप्शन में जीव तो है नहीं, तो प्रशांत महासागर में पाई जाने वाली मछली कह सकते हैं, ठीक है। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या होता है? जो चक्रवात होता है उसका जो केंद्र आंख होता है ना, आंख, वो सबसे शांत क्षेत्र होता है। बाकी आसपास आने वाली सारी चीजों को उड़ा के ले जाता है, लेकिन चक्रवात का जो केंद्र होता है वो सबसे शांत होता है, ठीक है। निशा-दीप्ति मेघों का मतलब रात में बनने वाले मेघों का निर्माण कहाँ पर होता है? आपने कभी देखा होगा गर्मी का जो मौसम होता है, ठीक है? तो साफ नीचे वाला मौसम तो साफ होता है, जब टॉप में आप देखते हो ना बहुत अधिक ऊँचाई पर आपको दिखते हैं, मेघ दिखते हैं, ठीक है? और वो मेघ होते हैं निशा-दीप्ति मेघ। ये बनते हैं आपके मध्य मंडल, पहले क्षोभ मंडल आया, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, समताप मंडल के बाद मध्य मंडल। मध्य मंडल बहुत अधिक ऊँचाई पर आपको दिखाई देने मिलेंगे, तो इससे मध्य सीमा में मिलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित जलवायु और भौगोलिक विषयों तथ्यों पर विचार करिए, ठीक है। संघनन, उच्च ताप एवं वर्षा, पर्वतीय वर्षा, ऊर्ध्वाधर हवा, गर्जन मेघ, इनमें किस तथ्य के कारण होते हैं? ये सारे के सारे ऑप्शन ठीक हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में सबसे पहले विभाजित किया था, तो हर्बर्टनसन ने विभाजित किया था। सांध्यकालीन सर्वाधिक रंगीन मेघ है। शाम के टाइम में जब सूर्य डूबने होता है उस समय सबसे ज़्यादा जो रंगीन टाइप के मेघ होते हैं, उन मेघों को आप क्या कहते हैं? ये कहते हैं कपासी मेघ, जो रुई के समान दिखते हैं, ठीक है। रुई के समान, सफ़ेद रुई के समान दिखते हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है। गोले वाले में अब दिखेंगे तो इसे कपासी मेघ कहा जाता है। नेक्स्ट, जिन क्षेत्रों में दैनिक तापांतर सबसे अधिक होता है, ठीक है, तो दैनिक तापांतर सबसे जो अधिक होता है ये आपका क्या हो जाएगा? महाद्वीपों के आंतरिक प्रदेश। जैसे मैंने आपको बताया ना महाद्वीपीयता, ठीक है। महाद्वीपीयता ऐसी जलवायु जिसका समुद्र से दूरी बढ़ने पर उसके जलवायु में परिवर्तन। तो महाद्वीप सबसे ज़्यादा दैनिक तापांतर, जैसे आप आंतरिक प्रदेश आप भारत के सापेक्ष में लगाइए, तापांतर सबसे ज़्यादा दिल्ली में आपको मिलेगा, ठीक है। गोवा के अपेक्षा, मुंबई की अपेक्षा दिल्ली में तापांतर ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि समुद्र से दूरी दिल्ली की ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। निम्नलिखित जलवायु में कौन दाब पेटियों के स्थानांतर से संबंधित है? ठीक है, तो एक तो इसमें मानसून जलवायु आपने पता है पढ़ा है, दाब पेटी स्थानांतरित होती हैं, ठीक है। भारत में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है गर्म हवा ऊपर उठने से। और दूसरा जो आपका हो जाएगा इसमें पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु जो होती है, ये दोनों जो ऑप्शन है ये आपके दाब स्थानांतर से संबंधित जलवायु हो जाएंगी, ठीक है। ओके, सॉरी सॉरी, पश्चिमी यूरोप तुल्य नहीं, जल्दी में बोल गया, भूमध्य सागरीय जलवायु और मानसूनी जलवायु, ठीक है, ये दाब स्थानांतरण से बनती है, ठीक है। तो 2 और 3 ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। ओके, पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल कहलाने वाली परत रेडियो संचार को सुसाध्य बनाती है, किस कारण बनाती है? इसका ऑप्शन दे रखे हैं। ओजोन की उपस्थिति रेडियो तरंगों को पृथ्वी को परावर्तित कर देती है, बिल्कुल नहीं। ओजोन परत तो वहाँ पाई नहीं जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। रेडियो तरंग की तरंगदैर्घ्य अति दीर्घ होती है, ये भी गलत है। देखिए, इसका जो सबसे मेन कारण है कि जो आयन मंडल होता है उसमें विद्युत आवेशित कणों की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, जिसके कारण ये रेडियो तरंगों को सुसाध्य बनाती है, सुगम बनाती है। तो ये ना तो ऑप्शन 1 है ना ही 2 ठीक है। ओके, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त तथा स्थायी होती है। आप कभी एक ध्यान करेंगे, जैसे ये भूमध्य रेखा हो गया, तो मोस्टली जो आपका महाद्वीपों का विस्तार है ना, महाद्वीपों का विस्तार जो ये उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, ठीक है, ये यूरोप हो गया, एशिया हो गया, अधिकतर विस्तार आपका उत्तरी गोलार्ध में आपको मिलेगा, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में अधिकतर क्या है आपका महासागर है, ठीक है, महासागरीय क्षेत्र ज़्यादा है। यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त होती है, जैसे गरजता चालीसा, चीखता साठा आपने सुना होगा। तो यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिण गोलार्ध में भूखंड कम है, यही एकमात्र इसका कारण है। ओके, और ये कोरलेसिस बल बोला है, तो कोरलेसिस बल तो बराबर ही होता है सब जगह। अफ्रीका और यूरेशिया मरुस्थल क्षेत्र के निर्माण का मुख्य कारण क्या क्या हो सकता है? ठीक है, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं के सेल में अवस्थित है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन 1 बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। या उष्ण महासागर धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में पड़ता है, नहीं, ये गलत हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम
क्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, तो उच्चतम तापमान कहाँ गए थे, मैंने यहाँ पे लिख हुए रखा है उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों में। ठीक है, जल्दीबाजी हम लोग क्या करते हैं, भूमध्य रेखा ठोक देते हैं, लेकिन वो गलत हो जाएगा। भूमध्य रेखा नहीं होगा, भूमध्य रेखा पर तापमान उच्चता नहीं हो जाता है, वहाँ पे दिन में होने वाली जो वर्षा, प्रतिदिन वर्षा होने वाली वर्षा वहाँ के तापमान को नियंत्रित कर देती है। ठीक हो गया। तो ये जो आपके जो उष्ण कटिबंधीय जो मरुस्थल पाए जाते हैं, ये 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास ही पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमंडलीय उष्णता या ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप क्या होते हैं। ठीक है, विश्व के संपर्क बेहतर हो गए, नहीं, संपर्क बेहतर उष्णता से नहीं हुए हैं, ये भूमंडलीकरण से हुए हैं, ग्लोबलाइजेशन से हुए हैं, ना कि ग्लोबल वार्मिंग वार्मिंग से। ठीक है, तो ओके, हिमनद पिघलने लगे हैं, बिल्कुल ठीक है। समय से पूर्व आम में बौर आने लगा, बिल्कुल। स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा, ये तीनों नीचे वाले ठीक हो जाएंगे। 2, 3 और 4 आंसर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्पकालिक जलवायु संबंधित भविष्य कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात हुई निम्नलिखित स्थितियों में कौन सी एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण मानसून से संबंधित। देखिए आईएसओ क्वेश्चन है और इतना सिंपल क्वेश्चन है कि जो भारत में जो कम मानसून होता है वो क्या कारण है। ये तो उसका अल नीलो और दक्षिण दोलन। ठीक है, यही ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी एक उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है। ठीक है, तो सवाना प्रदेश में क्या होता है, एक निश्चित शुष्क और आर्द्र ऋतु होती है। ठीक है, निश्चित शुष्क और आर्द्र ऋतु होती है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और कोशिश करिए हमने 21 मिनट लगभग 22 मिनट का खत्म करने की। सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोतरी होती है, क्योंकि इसका क्या कारण है। इसका कारण आपका एक हो जाएगा, वायुमंडलीय पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर गर्म हो सकता है, क्योंकि पृथ्वी का गर्म होने का कारण पृथ्वी का इंटरनल जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, एक तो गर्मी उसके कारण होती है, और दूसरा होती है ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है, ये आर्द्रता का मतलब नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। तो ठीक है, वायुमंडल से संबंधित ये सारे हमारे प्रश्न थे। नेक्स्ट या कल जो हमारा अगर चैप्टर क्लोज कवर करेंगे उसे कहेंगे विश्व का महाद्वीपीय भूगोल, जिसमें अलग अलग महाद्वीपों को हम कवर करेंगे। तो वायुमंडल थोड़ा चैप्टर लंबा था, जिसको हमने 4 वीडियो में कवर किया था। उम्मीद है आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। तो ठीक है, बने रहिए स्टडी एट उत्तराखंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।